हेलो फ्रेंड्स, बाजार की बात के पिछले एपिसोड में हमने जाना था उन बातों को जिसके वजह से लोग शेयर मार्केट में पैसे नहीं कमा पाते। उसमें मैंने काफ़ी सारी बातों का जिक्र किया था और उसी में से एक बात थी नॉलेज का ना होना या अधूरा ज्ञान होना। तो ये अधूरा ज्ञान क्या चीज़ है और ये कौन सा चीज़ है, कहाँ से आएगा, इसका मतलब क्या है। तो आज बाजार की बात की इस एपिसोड में मैं राकेश रेजा आपसे चर्चा करूँगा नॉलेज के बारे में। वो कौन सा नॉलेज है जिसकी आपको ज़रूरत है शेयर मार्केट में पैसे कमाने के लिए। तो दोस्तों, जब नॉलेज की बात आती है तो हमें दो किस्म के नॉलेज की ज़रूरत होती है, जिसे हम लोग शेयर मार्केट के लैंग्वेज में कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में बेसिक डिफरेंस ये है कि अगर आप सिर्फ ट्रेडर हो तो टेक्निकल एनालिसिस का प्रॉपर ज्ञान आपको होना चाहिए, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में भी पता होना चाहिए और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में भी पता होना चाहिए। तो इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है? देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस आपको कंपनी के बारे में, कंपनी के बिजनेस के बारे में डिटेल में जानकारी देता है, जबकि टेक्निकल एनालिसिस से आपको पता लगता है कि आपको कब उसमें एंट्री करना चाहिए और कब एग्जिट करना चाहिए, जो हम फंडामेंटल एनालिसिस के द्वारा नहीं पता कर सकते। तो आज इस एपिसोड में मैं आपसे चर्चा करूंगा फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? देखिए, इसको भी हम वापस दो तरीके से देख सकते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब यह है कि आप उसको एक्चुअली गिन नहीं सकते, कोई पर्टिकुलर मापदंड नहीं होता है, लेकिन वो उसकी क्वालिटी आपको समझ में आती है। तो क्वालिटी क्या होती है? देखिए, इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो हम लोग इस पर गौर से देखेंगे तो हमको पता लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो मैनेजमेंट, कंपनी जो चला रहे हैं वो लोग, उनकी क्या अपनी क्वालिफिकेशंस है, उनका क्या अपना एक्सपीरियंस है, उनके क्या एथिक्स है, ये बहुत सारी बातें हैं। तो जब हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हैं तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों को यहाँ आज देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जो क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंडर में आएगा, तो कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी के मैनेजमेंट की क्वालिटी कैसी है, उसमें किस टाइप के लोग भरे हुए हैं, क्या वो ऐसी कंपनी है जो ओनरशिप टाइप रन हो रही है, कोई एक आदमी उसको चला रहा है अपने मर्जी से, या उसमें प्रोफेशनल लोग हैं जिनको कंपनी ने हायर किया है क्योंकि वो अपने अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट है। जैसे कंपनी का कई बार सीईओ बदल जाता है तो कंपनी के शेयर के रेट ऊपर या नीचे हो जाते हैं। कई बार कंपनी के साथ कोई ऐसा नाम सिर्फ जुड़ने से कि जिसकी अपनी एक उस इंडस्ट्री में एक पकड़ है, वो कंपनी के साथ जुड़ जाता है तो कंपनी के शेयर के रेट बढ़ जाते हैं। तो इसलिए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन लोग हैं, कौन सीईओ है, उसका मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कौन हैं, इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप ये देख सकें कि ये कंपनी को किस तरीके से चला सकते हैं, उनमें कंपनी को आगे बढ़ाने की कितनी क्षमता है। उसके बाद हम लोग आते हैं एथिक्स के बारे में। कंपनी के एथिक्स क्या है, कंपनी के साथ में क्या कोई स्कैम जैसी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, कंपनी के बारे में मार्केट में कोई अफवाह है कि भाई कंपनी अच्छे लोगों के हाथ में नहीं है, या वो गलत सलत काम करके भी अपना पैसा कमा रही है। कई बार इस टाइप की बातें कंपनी के साथ में जुड़ी होती है। जैसे कई बार कंस्ट्रक्शन कंपनी है अगर, तो उनके साथ में ये चीज़ अक्सर जुड़ी रहती हैं कि वो लोग टाइम से पोजीशन नहीं दे रहे हैं, उनके पास में कई महीनों तक उनके प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं होते हैं। तो जब इस टाइप से होता है तो वो क्या कंपनी के अपने कार्य क्षमता के वजह से नहीं हो रहा है, कंपनी के मैनेजमेंट की अकार्य क्षमता के वजह से हो रहा है, या कंपनी उसको जानबूझ के डिले कर रही है, ये सारी बातें जब आती है तो हमें ऐसे कंपनियों से दूर रहना चाहिए। उसके बाद में आता है कंपनी का गवर्नेंस। तो कंपनी का गवर्नेंस जो है कि कंपनी अपने काम को कितने कार्यक्षमता से आगे बढ़ा रही है, कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स को कितने अच्छे से चला रही है, तो कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स को कितने बढ़िया से चला रही है, और कंपनी का जो गवर्नेंस है वो अपने रिसोर्सेज को कितने अच्छे से यूज़ कर रहा है। तो ये सारी बातें कंपनी के क्वालिटी में हम लोग देखते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा
वो है माइनॉरिटी शेयर होल्डर के साथ में कंपनी का बर्ताव कैसा है। कई बार प्रमोटर्स के पास में बहुत ज़्यादा इक्विटी उनके पास में होती है, उनके पास में कंट्रोल ज़्यादा होता है। तो क्या ऐसे कंडीशन में वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है, क्या उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं, या उनके जो क्वेश्चन है या उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वो ध्यान में रख रहे हैं, क्या उनकी बातों को वो सुन रहे हैं। ये भी बहुत ज़रूरी होता है जब आप ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आप हमेशा एक स्मॉल इन्वेस्टर ही रहते हो, तो आपकी बात वहाँ सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी। तो ये एक मुद्दा होता है जिस पे हमेशा हमको ध्यान रखना चाहिए। तो इसी क्वालिटी एनालिसिस में एक चीज़ और जो है वो है जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो सैलरी के नाम पे कितना पैसा ले रहे हैं। कई बार कंपनी प्रॉफिट में नहीं होती है या मामूली प्रॉफिट में चलती रहती है या नुकसान में भी चलती रहती है, लेकिन उसके जो प्रमोटर्स हैं वो अपनी सैलरी काफ़ी बड़ी अमाउंट में सैलरी उठाते रहते हैं, कई करोड़ों में वो सैलरी उठाते रहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि उनको कंपनी के प्रॉफिट से कोई ज़्यादा लगाव नहीं है, वो लोग अपनी जेब भरने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो ऐसे कंपनियों से हमको दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, अगर हम लोग इस कसौटी में उतरना चाहते हैं तो हम लोग, मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा कि जब हम लोग एथिक्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे टाटा ग्रुप है, तो हमेशा उनके बारे में जब भी कोई बात करता है तो उसे अपने आप में एक भरोसा होता है कि नहीं, अगर कंपनी टाटा की है तो यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है। वो लोग काम करेंगे, वो प्रोडक्ट में भी कोई गड़बड़ नहीं करते, वो प्रॉफिट में भी कोई गड़बड़ नहीं करते, वो लोगों के साथ धोखा नहीं करते। ये एक आम धारणा है वो, और लोग उस पर भरोसा रखते हैं। तो ये होता है एथिक्स, ये होता है मैनेजमेंट। मैंने एग्जांपल दिया। उसी साइड में अगर हम लोग दूसरी कुछ कंपनियों के बारे में देखते हैं तो जैसे हम लोग ने देखा है पिछले कुछ सालों में DHFL, PC ज्वेलर्स और यस बैंक, इस टाइप की कंपनी है जिन्होंने कभी बहुत अच्छा जिनका नाम हुआ करता था, लेकिन ये इसलिए डूब गए क्योंकि इनका मैनेजमेंट अच्छा नहीं था। इनके पीछे जो एथिक्स की जो और इनका एथिकल जो बिहेव था वो सही नहीं था, उनका माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के साथ में कोई लगाव नहीं था। तो इन्होंने सिर्फ अपने जेब भरने के लिए कंपनी चलाई, कंपनी से बनाए, कंपनी का पैसा उठा के अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया और वो लोग बाद में यहाँ वहाँ हो गए। हमें इन सारी बातों को अगर हमें पता रहेगा तो हम समय रहते उन कंपनियों से भी बाहर निकल सकते जहाँ हमको लगता है कि हमने गलत जगह पे पैसा लगा दिया है। अब बात आती है दूसरी टाइप की, अब बात आती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में मतलब क्या है, इसमें बहुत सारी चीज़ आती हैं जो हम डेटा के बेस पे तैयार करते हैं। डेटा मतलब क्या होता है, जो फैक्ट्स हैं, कहाँ से वो फैक्ट्स कौन से हैं, कंपनी की ग्रोथ, कंपनी का अर्निंग, इस टाइप के। ये जो एनालिसिस है वो हमको बताता है कि कंपनी कैसे काम कर रही है। तो कंपनी का इसमें क्या क्या हम लोग देखते हैं, तो इसमें हम लोग देखते हैं कंपनी की बैलेंस शीट। कंपनी की बैलेंस शीट का मतलब होता है कंपनी की डेबिट कितनी है और कंपनी की एसेट कितनी है, उनका बैलेंस है कि नहीं है, उसका कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेबिट तो नहीं है, उसकी एसेट कितनी है, वो उसका आपका स्टेटमेंट जो बताता है आपको कि कंपनी की माली हालत कैसी है। फिर आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, क्या कंपनी प्रॉफिट कर रही है और साल दर साल कर रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर उसका कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रही है उसमें, ये इंपॉर्टेंट है। क्या सेल्स में बढ़ोतरी हो रही है, प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है, सेल्स से आ रहा है या अदर इनकम से आ रहा है, क्या आपका सेल्स जो कि आपका कोर बिजनेस है उसके सेल्स से आपका पैसा कितना आ रहा है, या ऐसे कोई जगह से आपका पैसा आ रहा है, आते हुए दिख रहा है जो आपका बिजनेस नहीं है। जैसे हो सकता है किसी कंपनी ने किसी साल में उनके पास कोई एक्स्ट्रा ज़मीन है, वो उसको बेच दिया, वो पैसा आया, ठीक है, वो उनके बिजनेस से आया हुआ पैसा नहीं है। तो ऐसा जो पैसा आता है वो आपको एक बार आता है और वो एक उस साल में आपको बड़ा प्रॉफिट दिख सकता है, लेकिन हमको ये देखना है कि क्या साल दर साल ये पैसा आ रहा है, कोर बिजनेस से आ रहा है, वो कंपनी हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग और कौन सी चीज़ें होती है, और हम लोग देखते हैं कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, उस कंपनी ने कर्जा अगर लिया है तो कंपनी का कर्जा उसके अपने एसेट के सामने कितना है। क्या ऐसा है कि कर्जा बहुत ज़्यादा है और एसेट बहुत कम है, या फिर वो कर्जा किस लिए लिया गया है,
क्या कंपनी ने कर्जा इसलिए लिया है क्योंकि वो अपना लोन नहीं, एक लोन नहीं चुका पा रही थी इसलिए उसने दूसरा लोन ले लिया है, या वो उसका नेट इनकम कम हो गया है जिसको वो अपने जो कर्जा लिया था उसको फेड नहीं पा रही इसलिए कर्जा बढ़ते जा रहा है। तो ये जो चीज़ है हमको ये बताती है कि कंपनी में ग्रोथ किस लेवल पे चल रही है, कंपनी में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। अगर कंपनी के पास में डेबिट है तो वो डेबिट कंपनी ने एक्सपांशन के लिए लिया है या कंपनी का डेबिट उसके प्रोग्रेस न होने के कारण बढ़ते जा रहा है। फिर हम लोग देखते हैं कुछ रेशोज जो हमको बताते हैं कि कंपनी की एक्चुअली कंडीशन क्या है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट रेशो है EPS, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है कंपनी अगर जो भी पैसे कमा रही है अगर उसको हम लोग ने टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया तो हमको ये बताएगी हर शेयर के पीछे कंपनी कितना पैसा कमा रही है। फिर आता है P रेशो। P रेशो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग। प्राइस टू अर्निंग का मतलब है कि आपने अभी जो EPS देखा उस EPS के सामने शेयर की प्राइस कितनी चल रही है। तो अगर आपकी शेयर की प्राइस बहुत ज़्यादा है तो आपका P रेशो बहुत बड़ा रहेगा। तो P रेशो क्या होना चाहिए? तो P रेशो जनरली होना चाहिए आपका 10 से 15 के बीच में, लेकिन ये हो गया एक जनरलाइज थिंग। अगर आपको सही चीज़ में देखना है कि P आपका कंपनी का कम है या ज़्यादा है तो आपको देखना चाहिए उस पर्टिकुलर सेक्टर में उस पर्टिकुलर सेक्टर का P कितना चल रहा है और उसके कंपेयर में इस कंपनी का P रेशो कैसा चल रहा है। अगर ये P रेशो सेक्टर के P रेशो से कम है मतलब आपका शेयर कंपेरेटिव सस्ता है। तो सस्ता और महंगा अगर आपको कभी देखना है कंपनी का शेयर सस्ता है या महंगा, अगर ये आपको देखना है तो आपको उसके P रेशो से अंदाज लग सकता है। वो चीज़ हो सकती है जब आप ये तय करो कि हाँ ये लेवल पे मुझे एंट्री करना चाहिए। पर कई बार कम P रेशो भी खराब होता है। कम P रेशो का खराब होना ये दर्शाता है कि लोगों का उस कंपनी में इंटरेस्ट नहीं है या कोई ऐसी चीज़ है जो हमें समझ नहीं आ रही कि इसका अगर P रेशो कम है मतलब प्रॉफिट ज़्यादा है और उसके बावजूद शेयर की प्राइस कम है तो इसकी वजह क्या है। तो हो सकता है इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो समझ में नहीं आ रही है और फिर क्योंकि प्राइस अगर फिर भी नहीं बढ़ रहा है तो लोगों को पता है, कुछ लोगों को, कि इसमें कुछ गड़बड़ है। तो हमें बहुत अंडर वैल्यूड स्टॉक को भी नहीं खरीदना है और बहुत ओवर वैल्यूड स्टॉक को भी नहीं खरीदना है। फिर एक और चीज़ है जिसे हम लोग कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब जितना पैसा शेयर होल्डर्स का कंपनी में लगा है उसके कंपेयर में कितना इनकम कंपनी को हो रहा है। तो ये हमको एक कंपनी के जो हमने पैसा लगा हुआ है शेयर होल्डर्स का उसके सामने हमारा कितना इनकम हो रहा है ये हमको बताता है। इससे हमको आराम से ये पता लगता है कि हाँ कंपनी का जो अर्निंग है वो अच्छा है या बुरा है और ये साल दर साल बढ़ते जा रहा है या कम होते जा रहा है। तो हमें किन किन बातों पे ध्यान रखना है? कंपनी के अर्निंग पे, कंपनी के ग्रोथ पे, कंपनी के डेबिट पे, कंपनी के प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे। और एक रेशो है जिसे हम कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड और इसके पहले मैंने जो एक और रेशो बताया था रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसमें क्या फ़र्क है? तो इसमें बेसिकली फ़र्क है कि रिटर्न ऑन इक्विटी सिर्फ हम लोग उस पार्ट को देखते हैं जो शेयर होल्डर्स ने मिल के कंपनी में डाली हुई है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो है जो शेयर होल्डर इक्विटी प्लस कंपनी ने अगर कर्जा लिया हुआ है, कंपनी के ऊपर डेब्ट है तो उन सबके ऊपर मिला के कंपनी कितना पैसा कमा रही है। अगर कोई भी कंपनी का ROC रेशो 12% के ऊपर है, साल दर साल बढ़ते जा रहा है या 12% के ऊपर मेंटेन कर रहा है तो आप समझिए वो कंपनी अच्छा काम कर रही है। तो दोस्तों अब हम लोग ने ये जाना कि कंपनी को अगर हमको तय करना है कि किसी कंपनी में हमको इन्वेस्ट करना है तो हमको फंडामेंटली ये पता होना चाहिए कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी के एथिक्स कैसे हैं, कंपनी का गवर्नेंस कैसा है। और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या बता रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना अर्निंग्स हो रहा है और कितना उसके ऊपर डेबिट है, कितना उसके पास कैश फ्लो है काम करने के लिए और कि उसका जो भी इनकम हो रहा है उसके कंपेयर में जब जितने शेयर होल्डर्स हैं उसके कंपेयर में उसका इनकम क्या हो रहा है। ये सारी बातों को जब हम लोग देखते हैं तब हम लोग तय कर सकते हैं कि ये कंपनी अच्छी है या नहीं है
इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट ये केवल इन्वेस्टमेंट के लिए है। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, उनको ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है। उनको क्या देखने की ज़रूरत है? उनको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में आना चाहिए। तो दोस्तों, ये टेक्निकल एनालिसिस क्या है? बाजार की बात की अगले एपिसोड में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। आज के लिए ये एपिसोड मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आपसे एक निवेदन है, आपको अगर एपिसोड अच्छा लगा, आपको ये जानकारी अच्छी लगी, तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और इसको शेयर करना भी ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि नेक्स्ट एपिसोड जो कि मैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताने वाला हूँ, जैसे ही मैं अपलोड करूँ आपको पता लग जाए। थैंक यू।